बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं मज़ूर गिलानी साहब का बहुत ममनून हूँ कि बड़े अरसे बाद इस किस्म की उन्होंने मजलिस इकट्ठी की है जिसमें हम अपने इज़हार राय के लिए इकट्ठे हुए हैं। मज़ूर गिलानी साहब का एक बड़ा लंबा एक जद्दोजहद है जिसमें कि उन्होंने हमेशा कोशिश की है इस मुल्क में जमहूरी कदरों को आगे बढ़ाने की, और ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारी सोसाइटी में जो सियासत असूलों की खातिर करते हैं, जमहूरियत की खातिर करते हैं और लोगों में आगाही पैदा करने के लिए वहाँ होते हैं। और ये काम इन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी में किया है और आज भी कर रहे हैं, बल्कि डेली बेसिस पे कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे एहसान वाई साहब का जिक्र हुआ है, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं जिन्होंने सारी उम्र सियासत जमहूरियत की खातिर की है और आज भी जमहूरियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। कहने की बात तो यही है कि इस किस्म के ज़्यादा मौक़े होने चाहिए जिसमें वो लोग बात कर सकें जो आपस में सियासी झगड़ों में नहीं उलझे हुए बल्कि दानिशवाराना तौर पर बात अपनी कह सकते हैं, और जो किसी भी मकसद के लिए नहीं बल्कि एक कौमी मकसद के लिए, ज़ाती मकसद को छोड़कर वो बात करते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में अच्छा निज़ाम कायम करने के लिए। मेरे नज़दीक जैसे कहा गया है कि बार एसोसिएशन का किरदार बड़ा ही मुस्बत रहा है बहुत से लोगों को, लेकिन गिलानी साहब जानते हैं और अपने खाई साहब जानते हैं कि 80s हमारे पर सबसे बुरा दौर गुज़रा है। जिस ज़माने में ज़ियाउल हक का इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा था, मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तारीख़ का भयानक तरीन दौर वो था जब किसी किस्म की शहरी आज़ादियाँ, किसी किस्म की बुनियादी आज़ादियाँ लोगों को नहीं मिल रही थी। सियासी जमातें इस कदर तकलीफ़ में और अकेलेपन में चली गई थी कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ बार एसोसिएशंस ही मिलती थी जहां उनको पनाह मिलती थी। जो बाद में बड़े बड़े लीडर भी बने हैं, वो 80s में जो हम कन्वेंशंस करवाया करते थे, ये गिलानी साहब को अच्छी तरह याद है और हमारे साहब को अच्छी तरह याद है कि जी MRD की तारीख या कोई और हर हवाले से यहाँ पर सिर्फ बार एसोसिएशन, उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट बार नहीं होती थी, प्रीमियर बार लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन होती है। इसी के ज़ेरे असर और इसी के जो है प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े हमारे सियासी लीडर आके अपनी तकारीर करते थे कि ये एक पनाहगाह थी सारे मुल्क में। इसी तरह हमें कराची की हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार में जाने का मौका था, पेशावर में, कोयटा में भी। तो ये वकला का जो किरदार है जिसके बारे में इस वक्त बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं और उनकी जमहूरी जो खिदमात है इनको लोगों की निगाह में कम किया जा रहा है। हमें इस किस्म की पोस्ट मिलती रहती हैं। इस बात को किसी ने आज तक बहुत सारे हलकों में ये नहीं देखा कि वकला की क्या कंट्रीब्यूशन है। एक और भी इस हवाले से मैं बात कहूँगा, अगर आप पाकिस्तान बनने के वक्त वकला का किरदार देखें और उनकी नुमाइंदगी देखें तो वो बहुत ज़्यादा थी जो कि हर जमहूरी माशरे में होनी चाहिए। पाकिस्तान के बानी भी वकील थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी वकील थे, बल्कि पहले 7 प्राइम मिनिस्टर्स में से 5 वकला थे। उसके बाद दौर बदला, मार्शल लॉ के दौर आने शुरू हुए और अयूब खान से ये सारा कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। हम आज भी बहुत सारे लोग इस
अयूब खान के बारे में बड़ी बड़ी तारीफ़ें करने की कोशिश करते हैं, तारीख से बिल्कुल नावाकिफ होने की वजह से। इस मुल्क में जो तबाही फिरी है सियासी, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार अयूब खान का है। अगर पाकिस्तान दो लख्त हुआ है तो अयूब खान के किरदार की वजह से हुआ है, जमहूरियत ख़त्म होने की वजह से हुआ है। हमारी मेजॉरिटी को उसने बेबस कर दिया और उसको इर्रेलेवेंट कर दिया था कि वो मजबूर हुए, हालांकि पाकिस्तान बनाने में हमारे बंगाली भाइयों का सबसे बड़ा हाथ था। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो दौर आए हैं फ़ौजी हुकूमतों के, चाहे ये ज़ियाउल हक का दौर था, बाद में मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले अयूब खान और याह्या खान का दौर था, उसमें सियासत में पैसे का अमल दखल शुरू हुआ। इससे पहले सियासत में पैसा नहीं लगता था, ये इसीलिए वकील इलेक्ट हो जाया करते थे अपने अपने हलकों से, उनको टिकट दिए जाते थे क्योंकि लोग पढ़े लिखे आदमी को वोट डालना चाहते थे। लेकिन उसके बाद ट्रेंड बदल गया। उसके बाद इन्होंने वो लोग प्रमोट किए हैं जो कि अपनी सोच ना रखते हों, बल्कि किसी के इशारे पर बात करें। और उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है किसी ने, तो वकला बरादरी ने सफ़र किया है, क्योंकि उनको वो पार्टिसिपेशन नहीं मिली जो कि उन्हें पार्टिसिपेशन शुरू में मिलती थी, जो कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ाद करने में आप देखें तो सबसे बड़ा किरदार जो है वो वकला का है, चाहे वो कांग्रेस में था या मुस्लिम लीग में था। तो इसलिए हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम डीरेल करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और ये सिलसिला आज भी जारी है, और जिस अंदाज से आजकल जारी है वो शायद पहले कभी ना हो। यहाँ तक कि वो अदारे जिन अदारों पर पहले कब्ज़ा नहीं किया जाता था, उन पर भी कब्ज़े की पूरी कोशिश हो रही है। ये समझा गया कि इस मुल्क में बाकी सबको ज़ेर करना आसान काम है। एक वकला और जुडिशरी, ये वो अदारे हैं जो कि अपनी आज़ाद सोच रखते हैं, और उनको ज़ेर करने के लिए आपके सामने वो मामलात आ रहे हैं कि किस तरह इंडिपेंडेंट जजेस, जो जजेस किसी की बात नहीं मानते, अपनी सोच से, जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से बात करते हैं, उनको किस तरह से बेबस किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और अदलिया पर मुकम्मल कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी एक आप समझ सकते हैं साजिश है जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो रही। जहाँ पर अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जमहूरियत हो ही नहीं सकती। एक बात तो वाज़े कर लेनी चाहिए कि अदलिया की आज़ादी का बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो जमहूरियत, वो आइन के साथ है, अदलिया की आज़ादी के साथ है, और वो इस वक्त सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है, क्योंकि बाकी किसी तबके में इस मुल्क में, सिविल सोसाइटी में अपने तौर पर ये हिम्मत और ये क़ुव्वत नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप को, इस किस्म की क़ुव्वतों को रोक सके। लिहाजा ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरह से ये जो कब्ज़ा होने जा रहा है अदारों पर, इसको रोका जाए। मेरा ख़्याल है, मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं आपका लूँगा, आज के हवाले से ये एक अहम मौजू है जिस पर बात होनी चाहिए। और इतना मुझे दुख है इस बात का कि काजी फाइज ईसा केस को डिसाइड हुए अभी कोई 1.5 माह हुआ है। इस कदर सोशल मीडिया पर उसके ख़िलाफ़ गलत बातें, झूठे इल्ज़ामात, हर चीज़ फैलाई जा रही है, और ये कौन कर रहे हैं, आप सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हम नहीं वो क़ुव्वतें नहीं चाहती कि इस मुल्क में आज़ाद सोच हो, आज़ाद अदलिया हो, आज़ाद फ़ैसले हो सके। तो यही सारे ये वो आज के करंट मसाइल हैं
जिस पर सियासी जमातों को भी सोचना है, वकला की तंजीमों को सोचना है और बाकी हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों को सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया।